आज की इस गहन चर्चा में हम भव्य पहाड़ों की दुनिया का अन्वेषण करने वाले हैं। जब हम पहाड़ शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में बस बर्फ से ढकी चोटियां आती हैं। हाँ, या फिर चट्टानों के बड़े बड़े ढेर। बिल्कुल। लेकिन आज की ये जो चर्चा है, ये केवल पत्थरों के बारे में नहीं है। हम उस विशाल भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं जो असल में जो हमारे मौसम का रिमोट कंट्रोल है। सही कहा, जो नदियों को जन्म देता है। हाँ, और जिसने हमारी पूरी सभ्यता की दिशा तय की है। तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं, जैसे कि अरावली और हिमालय के काफी विस्तृत भौगोलिक दस्तावेज। एकदम। और यूपीएससी की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले बेहद गहन नोट्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास पश्चिमी घाट पर आईयूसीएन की ताज़ा 2025 कंजर्वेशन आउटलुक रिपोर्ट भी है, जो कि काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है ना? तो चलिए इस स्रोत सामग्री को खोलकर समझते हैं। ये शुरुआत करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, क्योंकि जब हम इन सारे स्रोतों को एक साथ पढ़ते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत का जो पूरा परिदृश्य है वो इन पहाड़ों की ही देन है। मतलब हम केवल भूविज्ञान की कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पृथ्वी के उस लंबे इतिहास को डिकोड कर रहे हैं जो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने, टूटने और अरबों सालों की बारिश और हवा से लिखा गया है। और ये कहानी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो लगातार चल रही है। तो इसी लंबी कहानी का जो सबसे पुराना पन्ना है, वहां से शुरू करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला। हाँ, अरावली। स्रोत बताते हैं कि ये भारत की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और ये पैलियोप्रोटेरोजोइक युग की है। पैलियोप्रोटेरोजोइक। हाँ, इसका मतलब है कि ये इतनी पुरानी है कि इसकी उम्र अरबों सालों में मापी जाती है। अरबों साल। और अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है शिखरों की पंक्ति। लेकिन आज जब हम इसे देखते हैं तो ये बहुत ऊंची नहीं लगती। हाँ, आज नहीं लगती, लेकिन दस्तावेजों में बहुत स्पष्ट लिखा है कि कभी ये पहाड़ हिमालय जितने ही ऊंचे हुआ करते थे। सोचिए, हिमालय जितने ऊंचे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि अरावली का सीधा संबंध हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से भी है? ओह हाँ, नोट्स में इसका जिक्र है। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि तोशाम हिल्स और गणेश्वर सुनारी क्षेत्र में करीब 4000 ईसा पूर्व से तांबे का खनन होता आ रहा है। मतलब हजारों सालों से। हाँ, और सबसे कमाल की बात तो यह है कि हड़प्पा में जो विशेष गुलाबी भूरे रंग का पत्थर पीसने के लिए इस्तेमाल होता था ना, वो दक्षिणी हरियाणा के इसी अरावली क्षेत्र से आता था। जिन पहाड़ों के पत्थरों ने 6000 साल पुरानी सभ्यता की चक्कियां चलाईं, वे आज भी हमारे बीच खड़े हैं। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है, लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी डरावनी होने लगती है। डरावनी? आप खनन वाले हिस्से की बात कर रही हैं जी। क्योंकि हजारों साल पहले की जो जरूरतें थीं वो कुछ और थीं। आज की जो औद्योगिक भूख है उसने इस प्राचीन पर्वत के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। 2018 से 2025 के बीच के आंकड़े। हाँ, वे आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। अरावली के जिलों में 40,000 से अधिक 40,000? जी हाँ, 40,000 से अधिक अवैध खनन के मामले सामने आए हैं। ये संख्या तो बहुत ही बड़ी है। और हालात इतने गंभीर हैं कि खनन के कारण पूरी की पूरी पहाड़ियां गायब हो रही हैं। दस्तावेजों में एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है 2024 का। बाकरीजा पहाड़ी वाला? बिल्कुल। हरियाणा की बाकरीजा पहाड़ी को खनन के कारण पूरी तरह से समतल कर दिया गया। जो पहाड़ अरबों सालों के तूफानों से नहीं गिरा, उसे बुलडोजरों ने समतल कर दिया। हाँ, कुछ ही महीनों में मलबे में बदल दिया गया। और इसी बीच कानूनी स्तर पर भी काफी उथल-पुथल रही है। स्रोतों में 2025 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पूरा घटनाक्रम दर्ज है। हाँ, वो 20 नवंबर 2025 वाला आदेश। सही कहा। इस आदेश में ये परिभाषित किया गया था कि केवल उन आकृतियों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिनकी ऊंचाई आसपास के इलाके से 100 मीटर से अधिक है। और इस आदेश का सीधा सा मतलब ये निकल रहा था कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो छोटी पहाड़ियां हैं उन पर खनन और निर्माण कार्य का रास्ता खुल जाता। हाँ, कानूनी तौर पर वो पहाड़ माने ही नहीं जाते। बिल्कुल। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि इस फैसले के बाद भारी विरोध हुआ। स्थानीय निवासियों, किसानों और पर्यावरणविदों ने काफी चिंता जताई। उनकी चिंता यही थी कि इससे अरावली का बचा खुचा हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। हाँ, और इस भारी विरोध और पुनर्विचार याचिकाओं को देखते हुए 29 दिसंबर 2025 को
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इस आदेश पर रोक लगा दी। यानी स्टे लगा दिया। हाँ। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि इन पहाड़ों का अस्तित्व आज भी कितनी तीखी बहसों के केंद्र में है। सही कहा। लेकिन स्रोतों में सब कुछ निराशाजनक नहीं है। संरक्षण के कुछ बहुत बड़े प्रयास भी हो रहे हैं, जैसे द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, जो अफ्रीका की ग्रीन वॉल की तर्ज पर बन रहा है। हाँ, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक 1600 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एक हरा भरा कॉरिडोर होगा। ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है, क्योंकि अरावली जो है वो थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। रेगिस्तान का विस्तार रोकता है एकदम। और 5 जून 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इसके पहले चरण की शुरुआत भी कर दी गई है, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक पहल है तो सही। लेकिन इससे एक अहम सवाल उठता है। वो क्या? सवाल ये है कि क्या हम विकास की दौड़ में सरिस्का दिल्ली लेपर्ड कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्रों को खत्म कर रहे हैं? हाईवेज और शहरीकरण की वजह से। हाँ, एक तरफ हम पेड़ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ लैंडस्केप को टुकड़ों में बांट रहे हैं। ये विकास और संरक्षण के बीच का वो तनाव है जिसका जवाब अभी खोजना बाकी है। तो अरावली की इस अरबों साल पुरानी और घिस चुकी कहानी के बाद अब हम भूगोल के एक ऐसे हिस्से की तरफ चलते हैं जो बिल्कुल इसके विपरीत है। यानी हमारे हिमालय। जी, जो जवान हैं, ऊंचे हैं और बेहद अस्थिर हैं। अगर अरावली एक रिटायर्ड बुजुर्ग की तरह है, तो हिमालय एक ऊर्जावान किशोर की तरह है। इसका भूविज्ञान बिल्कुल अलग है। नोट्स में इसे महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने का परिणाम बताया गया है। हाँ, जिसे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस कहते हैं। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये ऐसा है जैसे दो बहुत भारी गाड़ियां बेहद धीमी गति से आमने सामने से टकरा रही हों। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराईं तो उनके पास नीचे जाने की जगह नहीं थी, तो उनके बीच का मलबा ऊपर उठने लगा, जो कभी टेथिस सागर का हिस्सा था। और इसी टकराव से ये यंग फोल्ड माउंटेन्स बने। और क्योंकि ये टकराव आज भी जारी है। हाँ, भारतीय प्लेट आज भी उत्तर की ओर खिसक रही है, इसलिए हिमालय अभी भी ऊंचा उठ रहा है। और यही कारण है कि ये पूरा क्षेत्र भूकंप के लिहाज से इतना खतरनाक है। दस्तावेजों के अनुसार इस विशाल हिमालय को मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे दक्षिण में यानी मैदानों के करीब है शिवालिक, जिसे आउटर हिमालय भी कहते हैं। इनकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच है। एक्सपर्ट नोट्स में इनके बनने की कहानी बहुत दिलचस्प दी गई है। हाँ, जो नदियां ऊपर के ऊंचे पहाड़ों से बहकर आ रही थीं, वे अपने साथ भारी मात्रा में मलबा ला रही थीं, जिसे कंग्लोमेरेट्स कहते हैं। सही। इस मलबे ने नदियों का रास्ता रोक दिया और वहां विशाल अस्थायी झीलें बन गई। और जब झीलों का पानी सूख गया तो पीछे जो समतल मैदान बचे उन्हें पश्चिम में दून कहा गया। जैसे देहरादून। बिल्कुल, देहरादून इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और शिवालिक के ठीक उत्तर में चढ़ें तो मध्य हिमालय आते हैं, यानी लेसर हिमालय। हाँ, इनकी ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर तक है। यहीं पर पीर पंजाल, धौलाधार और नाग टिब्बा जैसी श्रृंखलाएं मौजूद हैं। और यहाँ का मौसम काफी अनुकूल है। बिल्कुल, हम जो छुट्टियां मनाने शिमला, नैनीताल या दार्जिलिंग जाते हैं वो असल में इसी मध्य हिमालय क्षेत्र में है। और इसके बाद आती है वो दीवार जो दुनिया में सबसे ऊंची है, महान हिमालय, हिमाद्री। जी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यही है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, हाँ, जो 8598 मीटर ऊंची है। यूपीएससी के नोट्स में एक बहुत खास विशेषता का जिक्र है, असिमेट्रिकल फोल्ड्स। इसका मतलब है कि भारत की तरफ से ढलान बहुत तीखी है। बिल्कुल खड़ी ढलान है, जबकि तिब्बत की तरफ से ये ढलान काफी सपाट है। और मुख्य हिमालय के पार जो दुनिया है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, जहां काराकोरम श्रृंखला है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यहीं स्थित है। और सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर भी यही हैं, जो ध्रुवों के भार हैं, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं। और अगर हम भारत के नक्शे में पूर्व की तरफ जाएं, तो अरुणाचल प्रदेश में देहांग गॉर्ज के पास हिमालय अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इसे सिंटेक्शल बेंड कहते हैं। एक तीखा यू टर्न। इस मोड़ के बाद जो श्रृंखला बनती है उसे पूर्वांचल कहते हैं, जिसमें पटकाई बूम और नागा हिल्स शामिल हैं, जो भारत और म्यांमार के बीच एक बहुत मजबूत वाटरशेड बनाते हैं। तो हिमालय के इन बर्फीले शिखरों से उतरकर अब मध्य भारत के दिल की ओर चलते हैं।
विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं। ये केवल पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमा रही हैं। पौराणिक ग्रंथों को देखें तो विंध्य पर्वत हमेशा से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की सीमा माना गया है। आर्यावर्त की दक्षिणी सीमा। जी, और विंध्य की बनावट हिमालय या अरावली से बहुत अलग है। यह तलछटी चट्टानों से बना है, सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। और यही पत्थर भारत के वास्तुकला के इतिहास का हिस्सा है। सांची का स्तूप और खजुराहो के मंदिर इसी विंध्य के पत्थरों से बने हैं। और विंध्य के ठीक दक्षिण में समानांतर चलती है सतपुड़ा श्रृंखला, जो रेलिक्ट माउंटेन का एक और शानदार उदाहरण है। और इन दोनों के बीच जो जगह है वो रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी। इसी गहरी खाई जैसी घाटी में से होकर नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। मध्य भारत से होते हुए अब प्रायद्वीपीय भारत के दोनों किनारों पर चलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट, जो जैव विविधता के खजाने हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो पश्चिमी घाट का जो विकासवादी इतिहास है वो हिमालय से भी पुराना है। गोंडवाना लैंड के टूटने से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। जब भारतीय प्लेट अफ्रीका से अलग हो रही थी तब इन घाटों का निर्माण एक विशाल दरार के रूप में हुआ था, और करोड़ों सालों के इस अलगाव के कारण यहाँ स्पीसिएशन हुआ, यानी ऐसी नई नई प्रजातियां पनपी जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। और ये घाट भारत के पूरे मानसून सिस्टम को भी नियंत्रित करते हैं। हाँ, ये नमी भरी हवाओं को रोककर भारी बारिश कराते हैं। लेकिन IUCN की 2025 की रिपोर्ट बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। कंजर्वेशन आउटलुक असेसमेंट रिपोर्ट। हाँ, उन्होंने इसे सिग्निफिकेंट कंसर्न की श्रेणी में रखा है। इसे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट माना जाता है, जहां कम से कम 325 वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। 325 प्रजातियां। इस रिपोर्ट में खतरों का विश्लेषण काफी डराने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा तो लैंडस्केप का विखंडन है। हाँ, जिसके कारण हाथियों और इंसानों के बीच टकराव बढ़ रहा है, क्योंकि उनके सदियों पुराने रास्ते कट गए। और फिर जलवायु परिवर्तन का असर देखिए। 2018 से 2024 तक यहाँ अत्यधिक बारिश और भारी भूस्खलन हुए हैं। नोट्स में कॉफी बागानों के विस्तार और पवन चक्कियों के निर्माण का भी जिक्र है, जैसे कर्नाटक के कोडागू में। और एक आक्रामक विदेशी प्रजाति का भी उल्लेख है, लेंटाना कैमरा। हाँ, ये झाड़ियाँ इतनी तेजी से फैलती हैं कि स्थानीय पौधों को खत्म कर देती हैं। और उभयचरों पर एक फंगस का खतरा भी बताया गया है, बैट्रिकोकाइट्रियम डेंड्रोबैटिडीज। ये फंगस एम्फीबियंस की त्वचा पर हमला करता है, जो बहुत ही गंभीर खतरा है। खैर, पश्चिमी घाट से अगर हम पूर्व की तरफ आएं तो पूर्वी घाट काफी अलग हैं। हाँ, ये बहुत कटे फटे और असंतत हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों ने इन्हें भारी मात्रा में काटा है। और अंततः पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में जाकर मिल जाते हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? बड़े पहाड़ दीवारें हैं, लेकिन दर्रे उनके दरवाजे हैं। बिल्कुल, माउंटेन पासेस। इन्होंने हमेशा संस्कृतियों और व्यापार को रास्ता दिया है। लद्दाख का उमलिंगला आज एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। अगस्त 2021 में उद्घाटन हुआ था, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा। और प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा रहे नाथुला और काराकोरम दर्रा। कनेक्टिविटी के लिए बनिहाल दर्रा भी है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जवाहर टनल के जरिए। और उत्तर पूर्व में दिफू पास, जो भारत, चीन और म्यांमार के बीच एक विवादित ट्राई पॉइंट है। इन सब को अगर हम जोड़ें तो हम देखते हैं कि ये पहाड़ केवल पत्थर के ढेर नहीं हैं। ये हमारा मौसम बनाते हैं, नदियों को जन्म देते हैं और ऐतिहासिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं, और जैव विविधता को आश्रय देते हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है। कैसा सवाल? अगर पहाड़ बोल सकते तो अरबों साल पुरानी अरावली की पहाड़ियां, जिसे अब हम रौंद रहे हैं, वो युवा हिमालय को क्या चेतावनी देती? शायद वो इंसानी सभ्यता की नश्वरता और हमारी अंतहीन भूख के बारे में बताती। क्या हम भूगोल के इन रक्षकों को केवल खदानों और कंक्रीट में तब्दील कर देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को